वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए सीटेक की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कल से हिस्ट्री क्लास 6 की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, साथ ही साथ आपकी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज आपकी सिविक्स की क्लास स्टार्ट होगी। आपका टाइमिंग जो होगा वो 1 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, उसके बाद 7 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी क्लास 6 की, और उसके बाद 9 बजे आपको क्लास मिलेगी सिविक्स की। जो आपके एनसीईआरटी बुक्स है उसको फॉलो करते हुए मैं हर एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ ही साथ आपके अंडरलाइन भी कर रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप खुद से कैसे नोट्स बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं क्लासेस बता रही हूँ डे 1 से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। चैप्टर है क्लास 6 का ही हिस्ट्री का पार्ट 2, अध्याय 2, अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। देखिए, अखेटक आपको पता है शिकारी जो शिकार करता है और भोजन को किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से उसका उत्पादन करता है, इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसमें मेन पॉइंट्स ही हम आपको अंडरलाइन करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि आरंभिक मानव, जब आरंभ हुआ था मानव का, तो उसने क्या इधर उधर घूम के क्या क्या चीज़ उसने हासिल की थी, क्या क्या इकट्ठा किया था। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था दक्षिण एशिया के जो एरिया होता है जिसमें हमें उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया था पिछले पहले अध्याय में। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वह लोग उनके बारे में जानते हैं जो महाद्वीप पे 20 लाख साल पहले यहाँ रहा करते थे। इसे कहा जाता है अखेटक खाद्य संग्रह। का मतलब होता है शिकारी भोजन इकट्ठा करना, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से, वो जब क्या कहते हैं, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर इनके नाम से पुकारा जाता था। यानी भोजन को कैसे हम इकट्ठा करके अपने लिए कैसे खाद्य सामग्री हम ले सकते हैं, खाद्य सामग्री को कैसे इंतज़ाम करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से उन्हें अपने लिए इकट्ठा करना है, इस बारे में नाम को पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। देखिए, अगर इसका एक पॉइंट्स ध्यान में रखिए माइंड में, जब ये चीज़ें की हमें जानकारी हो जाती है तो हम आसानी से इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और अपने लिए खाद्य सामग्री के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें उन्होंने बोली कि जो जंगली जानवरों को शिकार करना वही कर सकता है जिसको जंगली जानवरों का शिकार करने का तरीका पता हो, जिन्हें मछलियाँ पकड़ना पता हो, जिसमें चिड़िया पकड़ना पता हो, और पेड़ों में हर एक जिसमें हमें कड़वे फल भी मिलते हैं, जहर वाले फल भी मिलते हैं, पेड़ पौधे अंडे किस तरीके से इकट्ठा करना है, ये सारी चीज़ें अखेटक खाद्य संग्रह करते थे। उस समय के समुदाय वर्ग के लोग करते थे। तो वो क्या करते थे, सबसे पहला कि इसमें पॉइंट है, अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट की तरह। पहला कारण यह है कि अगर एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक टिके रहे तो आसपास के जो जानवर है वो खाकर ख़त्म हो जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं इस जगह पे हूँ और मेरे को भूख लग रही है, मैं इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, अब वो उन जगह पे ख़त्म हो गई तो आप क्या करोगे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चलोगे। तो यानी कि अपने लिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था। ये पहला कारण है। दूसरा कारण जो इन्होंने दिया वो था कि यह जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन या मवेशी मतलब मरे हुए जो जानवर हो जाते हैं उनका चारा ढूंढने के लिए, जो हिरन और अन्य जानवर होते हैं जो उनके लिए हमें खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए, उनको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग पीछे पीछे जाया करते होंगे। ये दूसरा कारण है, ठीक है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या दिया है कि हाँ, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों हर समय एक समय में, अपने आपको भी खुद पता है, हर मौसम में जो हमारे फल होते हैं या फूल होते हैं हर मौसम में अलग अलग मौसम में आते हैं। तो उसी प्रकार उन्हें मौसम के अनुसार उनकी तलाश के लिए, यानी पेड़ पौधों की तलाश के लिए उन्हें मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमना होता होगा। आगे चौथा कारण जो मेरे दे रखा है उन्होंने कहा है कि ये पानी के बिना, हम देखो पानी के बिना हम ना इंसान जीवित रह सकता है, ना प्राणी, ना पेड़ पौधे। उनके लिए जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी की, नदी की, झीलों की। ये सारा कहाँ से मिलेगा, झीलों आदि नदियों का पानी कभी सूखता नहीं है। कुछ नदियों में पानी में बारिश के कारण भी मिल जाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के बारे में बसे हुए लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये 4 कारण है। 4 कारण फिर रिपीट कर देती हूँ। पहला कारण क्या दिया था कि उन्हें अपना भोजन
इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले इधर उधर जाना था। जैसे अपना भोजन खत्म हो गया, फल खत्म हो गए, तो एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा कारण क्या था, शिकार के शिकारी के लिए मवेशी या खाद्य सामग्री, मवेशी यानी चारा ढूंढने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, उनके शिकार करने के लिए पीछे पीछे। चौथा कारण क्या दिया था, पेड़ पौधों को मौसम के अनुसार आते हैं, तो अगर एक जंगल में हमें यहाँ इस तरीके के मौसम में ये पेड़ पौधे या फल फूल मिल रहे हैं, तो हम दूसरी जगह जाके उसकी ढूंढ कर सकते हैं, यानी मौसम के अनुसार। चौथा कारण था पानी की तलाश में हमें पेड़ पौधों को, जानवरों को, हमें खुद को, तो पानी की जहाँ जहाँ झील होती थी, जहाँ जहाँ नदी होती थी, वहाँ आसपास उनका बसेरा होता था, इसलिए वहाँ सूखे मौसम में अलग, जैसे वो पानी सूख गया तो दूसरी जगह जाने का बसेरा करने लग जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं अंडरलाइन कर दूंगी। पुरातत्वविद आपको भी पता है, जो हमारे औजारों को, हथियारों को, बर्तनों को, आभूषण को ढूंढते थे, उनको हम पुरातत्व कहते थे, यानी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य सामग्री किया करते थे। सभ्यता लोगों ने अपना काम करने के लिए पत्थरों की, लकड़ियों की और हड्डियों के औजार बनाए। देखिए यहाँ पे औजारों की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो भी पुरातत्वविद के जो वहाँ उस समय के जो लोग थे, अखेटक खाद्य संग्राहक, ये लोग क्या करते थे, अपने लिए काम के लिए पत्थर तलाशते थे। पत्थरों से वो क्या पहले क्या बने, सबसे पहला बना पत्थरों से औजार लकड़ियों से भी बनते थे और पत्थरों से भी बनते थे। तो इनके 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। औजार जब ये आरंभिक लोगों का हड़प्पा सभ्यता की बात करी जा रही है, जब ये स्टार्ट हुआ था मानव का जीवन, जब उन्होंने अपने जीवन में पेड़ पौधों और सबकी जानकारी ले ली थी, तो औजार की ज़रूरत पड़ती थी। पहले क्या करते थे, पत्थर से पत्थर को टकराना, फिर उसके बाद चिंगारी की जाती थी, जिससे आदि मानव का समय बताया जाता है कि उन्होंने कैसे आग जलाना सीखा, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने पत्थरों से बनाना शुरू किया, पत्थरों से ही लकड़ियों हड्डियों के औजार बनाए, फिर पत्थरों से ही ये औजार आज भी बचे हुए हैं। अगर हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें वो चीज़ें हमें सामने साक्षात के रूप में देखेगी, हमने खोजबीन की तो उससे द्वारा पता चला। अब इससे क्या क्या इस्तेमाल करते थे, देखिए ये वही चीज़ बता रही, औजारों से क्या क्या चीज़ें का उपयोग करते थे। जो भी औजार बनाते थे पत्थरों से भी करते थे, पत्थरों को पत्थरों से टकराने से चिंगारी निकलती थी, उससे आग का काम होता था। तो इससे फल फूल काटने, हड्डियाँ, मांस आदि, पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। हमें याद रखिए किस किस चीज़ों से बनाए जाते थे औजार, एक पत्थरों से, एक हड्डियों से और एक हमारी लकड़ियों से। ये 3 चीज़ अपने माइंड में रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुछ ऐसी हड्डियाँ होती थी जिससे मुट्ठे और भाले बनाए जाते हैं। आपने मुट्ठे और भाले पता होगा, जो हम भाले होते हैं जिस चीज़ों को तोड़ के और उठा के बनाए, और बाण जो होते हैं जो तीर कमान की तरह हथियार बनाए जाते थे, यानी जानवरों का शिकार करने के लिए उस समय बनाए जाते होंगे, तो इसलिए यूज़ करते हैं। औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों, ईंधन मतलब जो आग जलाने का काम करते हैं उसके, और झोपड़ियाँ औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। उस समय कौन करते थे, अखेटक खाद्य संग्रह, ये सारी चीज़ें काम करते थे। यहाँ पे देखो पत्थर की खाल कैसे काट ले हैं, और कैसे ही उस पत्थर से नुकीले पदार्थ है जो पत्थर से हमें औजार बनाया है, उससे कैसे कपड़े या खाल को छील रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। पहला देखिए, पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान खाने बनाने या जड़ों को खोदने के लिए किया करता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी करता था। आगे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ पे मानचित्र 2 में दे रखा है, इसमें दे रखा है, इनमें मेंशन कर रखा है कि उस समय लाल त्रिकोण वाले जो स्थान होते थे, पुरास्थल है। पुरास्थल मतलब जो स्टार्टिंग में, अब इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वह जहाँ जहाँ अखेटक संग्रह के प्रमाण मिले। प्रमाण मतलब कुछ ना कुछ एविडेंस मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या क्या चीज़ें करते थे उस समय के लोग। तो इसके अलावा और भी कहीं अखेटक संग्राहक, खाद्य संग्राहक रहते थे, जो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करिए। अब यहाँ पे अखेटक संग्रह में देखिए, ये मानचित्र है, इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, हमें से समझना है, तो इसमें इसकी सबसे पहला है कि जो त्रिकोण है, जो रेड कलर से है, पूरा प्रशासनिक, पूरा मतलब पुराना, प्रशासनिक मतलब पत्थर के स्थान के बारे में बताया। नव मतलब नया प्रशासनिक पत्थर पुरस्थल, जगह जहाँ पे नए पत्थर मिले हैं। महाप्रशासनिक, जहाँ उनसे भी ज़्यादा पुराने जो होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा है। आरंभिक गांव कौन से थे, नगर कौन से थे, ये चित्र दे रखे, इससे हम पहचानेंगे। सबसे पहला क्या है यहाँ पे पॉइंट्स जो याद रखना है, जो हमारे जो पूरा प्रशासनिक पुरस्थल थे, वो कुन्नू की गुफाएँ थी, हुसगी थी, भिन्न बेटिका थी, ये सारी जगह थी जहाँ पे हमारे पुरातन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बताना होना चाहिए कि कौन सी जगह, कौन से क्षेत्र थे, कौन सी जगह पूरा प्रशासनिक पुरास्थल था, कौन सी जगह नव प्रशासनिक पुरास्थल था, कौन सी जगह प्रशासनिक पुरास्थल था, और कौन से आरंभिक नगर थे, और कौन से हमारे आरंभिक शहर थे जहाँ पे बनाया जाता है आरंभिक नगर थे। ठीक है, आरंभिक गाँव और आरंभिक नगर। आगे कह रहे हैं,
अब इन पत्थरों की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ के पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर ढूंढते थे जहाँ अच्छी तरह हमें अच्छे प्रकार के पत्थर मिले, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पत्थर मिले, तो उनकी जगह बता रहे हैं जो अच्छे तरीके के पत्थर मिलते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है भीमपेटिका। भीमपेटिका मैंने आपको कहा था पूरा प्रशासनिक पूरा स्थल है जहाँ पे हमारे क्या मिले थे। अब यह आधुनिक मध्य प्रदेश की बात हो रही है। इस पूरा स्थल यहाँ पे गुफाएं थी, कदराएँ मिली थी। कदराएँ मतलब बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। इन लोगों ने गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ से बारिश, धूप, हवाएं जो चलती थी उनसे बचा जाए। इसी गुफा के पास नर्मदा घाटी के पास थी। ये जो गुफा थी कहाँ थी? नर्मदा नदी के घाटी के पास थी। और ये जगह कहाँ थी? भीमपेटिका में, मध्य प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे ये चित्र दिया गया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बारी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हैं। शैलचित्र क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से दीवारों पर अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट शैलचित्र बने हुए थे। ये शैलचित्र कहाँ थे? 2 जगह पे पाए जाते थे, एक तो मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं चित्र। इसमें जंगली जानवर को बड़ी कुशलता से, यानी सजीव मतलब जो सामने से उभर के दिखे उस तरीके से चित्र किया गया था। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ये है गुफाएं। ये इस तरीके की नर्मदा नदी के पास गुफाएं हैं। ये खेतक संग्रह यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लोग रहा करते थे। कौन लोग रहेंगे? जिनको एक जगह से दूसरी जगह उपदेश देना था या हमें जानकारी देनी थी, शिक्षा देनी थी, उन लोगों के लिए गुरु। आगे कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें, भूषण या अवशेष मिलते हैं। इनका निर्माण करने के लिए अपने काम के लिए किया जाता था, बाद में इसे वहीं छोड़ दिया जाता था। कोई तो ज़मीन के नीचे मिले हैं, कोई ज़मीन के बाहर मिले हैं, कोई समुद्र के पास मिले, मतलब जिस जगह पे रहते थे वहीं छोड़ के चले जाते थे। समुद्र के पास रहते थे तो समुद्र की जगह पर छोड़ देते थे, जहाँ उन्हें ज़मीन के आस पास नीचे जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पर छोड़ कर चले। पुरातत्व मतलब उस स्थानों को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसे अवशेष पाए जाते हैं, जिनका निर्माण वहाँ पे करते थे। आगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आग की खोज किसने की थी? आग की खोज के बारे में कुन्नुल की गुफाएं हैं। कुन्नुल की गुफाएं में क्या बात की गई है? हमने कुन्नुल की गुफाएं में पूरा प्रशासनिक पुरास्थल स्थान था जहाँ पे राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष जहाँ मिलेंगे जहाँ लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। इसका मतलब है आरंभिक लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। आग कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, प्रकाश को अपने मतलब जगह को रोशनी करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ों को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए हम आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे उस समय के लोग। अब यहाँ पे तिथियाँ दे रखी है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस काल के बारे में पढ़ चुके कि पुरातत्व ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। देखिए बड़े बड़े नाम रहता है। आरंभिक काल कहते हैं पूरा प्रशान काल कहते हैं। ये 2 भागों में बताया, प्राचीन मतलब पुराना, प्रशान मतलब पत्थर, नाम से इसे प्रचलित है। पत्थर के औजारों को महत्व बताता है कि पूरा प्रशासन 20 लाख साल पहले 12,000 साल के दौरान माना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको चीज़ को समझिए। वो कह रहे हैं पूरा प्रशासन काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया, एक आरंभिक काल, एक मध्यकाल और एक उत्तर पूरा प्रशासनिक नवयुग, जिसमें 99% यानी कि 99% इस काल के दौरान घटना घटी होगी। सबसे पहले कि इसमें पर्यावरण का जो बदलाव हुआ था, मेसोलिथ होता था जिसे हम मध्य प्रशासन युग कहते थे। इसका समय था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। किसका था? मेसोलिथ का था, मध्य प्रशासन का। इस काल में लोग क्या करते थे? औजार बनाते थे, प्रशान यानी पत्थरों से छोटे छोटे औजार बनाते थे, पत्थरों से छोटे छोटे औजार, प्रशान मतलब पत्थर। माइक्रो मतलब लघु प्रशान कहा जाता था। इस समय में लोग क्या करते थे? औजार बनाते थे, किससे? हड्डियों और लकड़ियों के औजार जो बनाए जाते थे हड्डियों और लकड़ियों से बनाए जाते थे, जिसमें मुट्ठे आ जाते थे, हंसिया आ जाती थी। हंसिया और आरिया आपने देखी होगी, उस औजार पाए जाते थे, किसमें पाए जाते थे? लघु प्रशान में, यानी कि छोटे। और इन लोगों में औजार के दौरान बनाए जाते थे। लास्ट में अगला युग जो आया वो आता था हमारा 10,000 साल पहले, नव प्रशासनिक युग, जिसमें आज का मतलब है आज के स्थानों में अध्याय है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, बदलती जलवायु कब हुई? 12,000 साल पहले दुनिया की बड़ा बदलाव हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगी। लोगों ने क्या करा? उन क्षेत्रों में जाना पसंद करा जहाँ घास होती है, मैदान होते हैं, जैसे हिरन होता है, बाघ, सिंघा होती है, गाय, जानवर आदि संख्या में घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो लोग इन शिकार का शिकार करते हैं, इनके पीछे पीछे खाने पीने की आदतों और प्रजनन करने की समय की जानकारी हासिल करने लगे थे। हो सकता है तब इन लोगों में जानवर को पकड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, पालना ही ज़रूरत समझा होगा। जैसे जैसे समय बीता मछली पालना भी उनका एक महत्वपूर्ण भोजन बनता गया।
खेती और पशुपालक की शुरुआत कैसे हुई थी? इस दौरान उपमहाद्वीप यानी दक्षिण एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन बटोरने शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे थे कि आज अनाज कहाँ उगता है, कब उगता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, कौन से, ये जो सारे काम करते थे वो कृषिक कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? कृषिक। और जो पशुपालक को पालते हैं वो पशुपालक कहलाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे बता रही है, इसी तरह के लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने के लिए पालतू बनाए गए। इसी तरह जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। सबसे पहला जंगली जानवर जो पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर आदि जानवर को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साह करने लगे। मतलब वो जैसे जैसे उनको आगे उनकी खोजबीन बढ़ती गई वैसे वैसे उनका उत्साहित होने लगे, उनको प्रभावित करने लगे ऐसे। और जो छोटे ग्रुप को ले जाते थे वो बच्चे ले जाते थे, उन्हें ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर जंगली जानवरों का आक्रमण की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। आगे कह रहे हैं, आगे देखते हैं घरेलू उपकरण की प्रक्रिया जो इम्पोर्टेंट है। इसको देखें कि उस समय जो जानवरों के थे किस तरीके से शिकार करते थे। उन्हें पता था कि हमें कौन से जानवरों का, जिसके जानवरों के दांत छोटे होते हैं और मतलब जिनके जानवरों के शिकार छोटे होते हैं और जिन पौधों के डंठल छोटे छोटे होते हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसी के बारे में लोग द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ये अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं और इसी वजह से यह प्रक्रिया के तहत मानव पौधों द्वारा लोगों का चयन करते समय उदाहरण के तौर पर इन्हीं लोगों के जानवरों को चयन करते हैं। इनके बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होता है। साथ ही इनके मजबूत डंठल और अनाज के पकड़े हुए दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के संभाल कर रखा जाता था ताकि वह फिर से उगने के लिए उनके लिए सुरक्षित रख सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो हेडलाइन को ध्यान में रखना। ताकि उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक नहीं होते थे। इसे पाले गए जानवर किसी के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जो जानवरों की थे वो दांत और सींग जोड़े, क्योंकि शिकार अगर हम शिकारी करेंगे, अगर बड़े बड़े सींग लेंगे तो वो हमें खुद नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए ये प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज भोजन करते हैं तो इस प्रक्रिया की वजह से करते। कृषि अपनाई गई प्राचीन समय में फसलों में गेहूँ इंपॉर्टेंट था जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, और पालतू जानवर में पहले सबसे पहले कुत्ता था, फिर भेड़ और बकरी का इस्तेमाल होने लगा। ये थी 12,000 साल पहले की प्रक्रिया। अब गेहूं और अनाज की प्रक्रिया की नवीन जीवन शैली कैसे आ गई? देखिए अब तुम लोगों ने बीज उगाते हो, बीज उगाने के लिए विकसित करते हो तो ये महीने, दिन और साल भी लग सकता है। पौधा उगाने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। पौधे से बीज बोने से लेकर फसलों तक पकने के लिए सिंचाई की, खपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों की सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल होते हैं। कटाई के बाद अनाज का प्रयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता है ताकि वो काफ़ी देर तक नुकसान ना हो। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में बचा कर रखना आवश्यक होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उन्हें भंडारण की बात सोचनी पड़ती है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होते हैं और टोकरियाँ बुनी होती है। ज़मीन में गड्ढा खोदकर इन सब चीज़ों को किसको रखते हैं? अनाज को प्रक्रिया जो होती है यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहला क्या होता है? बीज के रूप में, फिर खाद्य के रूप में, फिर उपहार के रूप में, फिर भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहे हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे से मिलते हैं। बच्चे जो थे जानवर बच्चे देते हैं जिसमें से उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही दूध भी प्राप्त हो सकता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता था। दूसरे जानवरों का पशु भोजन के लिए भंडारण का एक तरीका था। देखिए पढ़ना सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आप देखोगे ना, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कुछ नीले रंग के ग्रह बिंदु दर्शाता है। पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये परे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर है। पूर्वी और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें पाई गई है। वास्तव में कहा जाता है कृषकों और पशुपालकों का जीवन में बस्तियाँ थी या नहीं, ये जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की
हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया। मतलब उन्हें जानकारी किस लिए मिली, जैसे जैसे खोजबीन करेंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब वहाँ पे जले हुए अवशेष मिले, अनाज मिले, उससे पता चला कि वो अनाज करने का क्या तरीका है। ऐसा लगता था जैसे कोई गलती से या जानबूझकर वहाँ जलाए गए चीज़ों को छोड़ जाता है। इस अनाजों के द्वारा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो जिस जगह जाते थे अच्छे औजार के लिए जाते थे, नदी के तट पे जाते थे, वहीं छोड़ जाते थे, या फिर किसी गांव में या फिर किसी घर में या फिर ज़मीन के अंदर जो औजार मिलते थे, जो चीज़ें मिलती थी, उससे हमें एनालाइज करके, जो पुरातत्वविद होते थे वो खोजबीन करके हमें वैज्ञानिक हमें इस तरीके की जानकारी देते थे। अब यहाँ अनाज के दानों की पहचान कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें मिली होगी, विभिन्न उपमाद्वीप की फसलें उगाई जाती थी, वो किस तरीके की फसलें उगाई जाती थी, अब ये हड्डियाँ किस तरीके की, कौन सी हड्डी किसकी है, जानवर की है या इंसान की है, ये उसकी वैज्ञानिक उसकी खोजबीन करते थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिए कि वो क्या करते थे। पुरातत्व को पूरा स्थलों में जहाँ पर हमें बर्तन, औजार और इमारतें मिली होती है, वहाँ झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं। बुज्र होम जो कश्मीर में था, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गर्तवास कहा जाता है। इसमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि अगर हम धरती के नीचे रहेंगे तो क्या होगी, ठंडक बनी रहेगी। तो इसलिए वो नीचे उतरने के लिए एक रास्ता बनाया था, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा नीचे गर्मी का है। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने की जगह भी मिली है, जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर ना खाना पकाते होंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, सारी जगहों में पत्थर औजार मिले हैं, पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें कहीं ऐसे पूरा प्रशासनिक युग से भिन्न है, यानी पुराने समय के जो पत्थर थे उनसे थोड़े से अलग है। नव प्रशासनिक युग है तो नए तरीके के पत्थर या औजार मिले हैं। इनकी धार और पैनी होती थी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसलन अनाज वनस्पतियों को पीसने के लिए, जब हम जो पीसते हैं ना, आजकल आपने देखा होगा पत्थर का होता है जिसमें हम ओखली और मुसलन को उसको पीसने के लिए, पहले जो थे गाँव के लोग इसे पीसने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। ठीक है, आज हजारों साल ओखली और मुसलन का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर युगीन औजारों का निर्माण लगातार होता रहा है, और कुछ पत्थर तो हमारे औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जो आकड़ियों से भी बनाए जाते थे, पत्थरों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, ये इस तरीके के पत्थर हैं जो इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे कह रहे हैं, नव प्रशासनिक युग के पुरस्थ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब बर्तनों की बात हो रही है। कभी कभी अलंकरण मतलब उसमें कढ़ाई की जाती थी, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए, धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करते होंगे। गेहूँ, चावल, दलहन जैसे अनाज अब आहार के रूप में इस्तेमाल बन गए थे। साथ ही साथ लोग कपड़े बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाते हैं। कपास जैसे आवश्यक सूती वस्त्र भी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करके इस्तेमाल अपने लिए पहनने के लिए करते थे। क्या ये सभी परिवर्तन जो हुए वे एक साथ आ गए होंगे? ऐसा नहीं है। हर जगह स्त्री पुरुष जो है शिकार, भोजन संग्रह करने के काम करते रहेंगे। अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान भी धीरे धीरे खेती और पशुपालक को अपना लिया है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जीविका चलाया करते थे। तो इस तरीके की पात्र की कल्पना की है। अब यहाँ पे भीमगढ़ में जन्म और मृत्यु की बात की है। मेहरगढ़ में मानचित्र दौर में देंगे हम ये सारी चीज़ें। ईरान में जाने वाले जो रास्ता होता है, वहाँ पे बोरे दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जहाँ मेहरगढ़ होता है। वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इन इलाकों में सबसे पहले गेहूँ जो उगाना और भेड़ बकरियों द्वारा सीख लिया था। सबसे पहले गेहूँ जो और भेड़ बकरियाँ पाला। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इसमें हिरन और सबसे ज़्यादा सुअर और जंगली जानवर और भेड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। तभी हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार के जानवरों को पालते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, मेहरगढ़ के अलावा उनका घर कैसे थे, उनके चकोरदार घर होते थे, यानी कि आयतकार शेप होते थे, जिसमें 4 घर के हिस्से में बनाए जाते थे, जिसमें 4 हिस्से कमरे में बनाए जाते थे। कुछ भंडारण के लिए भी काम आते होंगे। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे मृत्यु के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु, माँ में हट गया, ये मृत्यु ऐसे होता है, बता देती। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक की संगी संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते। लोगों की आस्था और मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। यानी कि कह रहे हैं कि उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, मृत्यु उनके प्रति एक भावना थी, एक आस्था थी, तो वो क्या करते थे, कब्रों में अपने साथ मृतकों के साथ क्या क्या चीज़ें रखते थे, सामान रखते थे। मेहरगढ़ में जो एक घर मिला है उसमें क्या रखते थे उसके बारे में बताते हैं। ऐसी कई कब्रें मिली हैं, कब्रें मतलब आपको पता ही है, जहाँ पे मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया, जिसमें से परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया, यानी कि ऊपर जाने के बाद उनके लिए रखा। ये पिक्चर भी दिखा रखी है कि किस तरीके से एनालाइज किया है ना, मेहरगढ़ का चित्र है।
और इसमें बकरी के कंकाल की पहचान कर सकते हो। हमने इसमें पढ़ा कि आखेटक संग्राहक कौन होते हैं, पुरास्थल कौन सा है, उद्योग स्थल क्या होते हैं, आवासीय स्थल भी पढ़ा है, मध्य प्रशांत पूरा प्रशांत, मध्य प्रशांत, लघु प्रशांत, कृषि, पशुपालक और नव प्रशांत युग और कब्र। इसमें उद्योग स्थल के बारे में जो था वो एक मिनट आपको दिखाते हैं। उद्योग स्थल में एक पॉइंट है यहाँ पे, जो औद्योगिक स्थल होते थे वो किस प्रकार अपना जो जीवन बसर करते थे, वहाँ पे इधर मेंशन दे रखा है कि उद्योग स्थल क्या होते हैं, घरेलू प्रक्रिया क्या होती थी, उस समय लोग कैसे जीवन काटते थे। तो ये अलग अलग तरीके से आपको बताया गया। पुरास्थल के बारे में बता दिया मैंने। फिर ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे भीमपेटिका में तरीके से बताया है कि कैसे लोग अपना, और ये कुल्लू की मेढ़गढ़ के बारे में बात हुआ। कुल्लू की गुफा में आग की खोज करने लगे थे। मेढ़गढ़ में किस तरीके के घर बनाए गए थे, कब्रों में बकरी के जानवर एक घर में बकरी के साथ इसलिए रखते थे ताकि वो परकोप मतलब पर लोग जाए तो उसमें कुछ खाने के लिए चीज़ें मिले। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान था, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी माइंड में, इनके पॉइंट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं खुद से, और अलग अलग पॉइंट्स को आपको बनाने हैं। मैं इसके लिए, अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं आपके लिए इसके लिए नोट्स बना दूँगी। अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर इसके नोट्स दूंगी, ताकि आपको पेपरों से पहले आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैव अ नाइस डे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बाय बाय, टेक केयर।